हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का नवसृजन @इंडिपेंडेंट लर्निंग पे। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के संपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में भौतिक विज्ञान की शुरुआत किया था और पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। उससे पहले हम लोगों ने जो कल पढ़े तो उसका रिविजन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये दोनों जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पे पड़ती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। मतलब जो किरण आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो परावर्तन के बाद परावर्तित होती है उसको बोलेंगे परावर्तन किरण, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है। और एक हम लोगों ने एक अभिलंब बनाया था जो कि 90 डिग्री के एंगल पे था। उस पर आपतन कोण और परावर्तन कोण को पढ़ा था, जिसमें था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब है परावर्तन के क्या नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। ठीक है। एक होता है आपतित किरण, ये वाला आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही तल में होते हैं। तो हम कोई चित्र बना रहे हैं, ठीक है, इमेज बना रहे हैं, तो ये हमारे बोर्ड पे पूरा बन जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एक ही तल में है। इसमें क्या होता है, लंबाई हुआ और चौड़ाई हुआ। सिर्फ एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। तो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो क्या 3 डायमेंशन को बोर्ड में बनना संभव है? तो नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऊंचाई भी होता है, लेकिन ऊंचाई तो बना नहीं सकते हैं किसी पेज पे। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये 2D होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही समतल में होना चाहिए। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम जो भी इमेज बनाएंगे वो हमारे बोर्ड पे संपूर्ण तरीका से बन जाएगा या फिर हमारे नोटबुक में अच्छे तरीके से बन जाएंगे। इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, दोनों का एंगल का मान सेम होगा। अब क्या है, बिहार बोर्ड में क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन कि ये कि परावर्तन के नियम को समझाए या फिर परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये 100% एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता ही है। तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे तो ये डायग्राम के साथ साथ आपको 2 नियम लिख देना है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ये लिखना है कि प्रकाश के नियम 2 होते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब को, कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज भी बोलते हैं। तो इमेज कैसा बनता है, तो कोई भी चीज का इमेज 2 तरीका से बन सकता है। या तो एक्चुअल में बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो कैसे बनेगा ये, तो प्रतिबिंब ये होता है किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत हो गया, ठीक है ना, ये बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है। प्रकाश की किरण आया दर्पण से, कोई भी दर्पण है, ठीक है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित होती है। तो एक तो वास्तविक में मिलता हुआ प्रतीत होता है कि यहाँ पे किसी का प्रतिबिंब बन गया, तो ये वास्तव में हमको दिख रहा है कि प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। एक क्या होता है, दर्पण के पीछे काल्पनिक रूप से बनती है, ठीक है ना। अगर वास्तविक नहीं बना तो काल्पनिक रूप से बनती है। इसको आगे देखेंगे कि वास्तविक कहाँ बनती है और काल्पनिक कहाँ बनती है। ये समझाने के लिए एक रफ आइडिया है कि अगर वास्तव में कोई इमेज बने तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर जो काल्पनिक, ऐसा हमको मानना पड़े कि आगे ऐसा पॉसिबल है कि आगे बढ़ाने पे बन सकती है, तो उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद या तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है या फिर वो आभासी प्रतिबिंब बनाती है। ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो हमारे पास 3 दर्पण होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि उसमें कैसे कैसे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कि कैसे कैसे बनता है। तो इसमें आप लोगों को देखना यह है कि हम लोग डेली क्या करते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बस उसी को आपको मानना है, ठीक है ना, कि वही समतल दर्पण है और उसमें जो जो जैसा जैसा इमेज बनता है वैसे वैसे आपको बनाना है। जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सही है, क्योंकि और ये मिरर लगा हुआ है तो हम लोग आगे है कि पीछे बनती है ना। तो प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बनती है, पहला नंबर ये है।
उसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग और मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, तो जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा तो नहीं कि हम जितना और 6 फुट का है तो मेरा प्रतिबिंब 5 फुट बने या फिर 7 फुट बने, ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रतिबिंब का आकार मतलब इमेज का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है, न बड़ा होगा ना छोटा होगा, क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। तीसरा होगा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, ये भी सही है, क्योंकि अगर हम लोग खड़ा है, ऐसे है, सीधे है, तो उधर भी तो सीधा ही बनेगा ना, ऐसा तो नहीं उलट जाएंगे हम लोग। तो प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। और चौथा है प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ये देखना है कि आभासी, क्योंकि रियल में तो बनते नहीं है, वो तो क्या है, काल्पनिक तरीका से हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे। मतलब कि अगर हम दर्पण से 2 मीटर आगे खड़ा है तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के 2 मीटर पीछे ही बनेगा, ठीक है। और 4 मीटर पहले खड़ा है तो 4 मीटर बाद बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे। तो ये सब पॉइंट हो गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का। अब एक चीज और देखना है इसमें कि अगर समतल दर्पण, ये सब कोई समतल दर्पण, सपोज दैट कि ये समतल दर्पण है, ठीक है, तो इस पे अगर लंबवत प्रकाश लगे तो क्या इसका रिजल्ट होता है। और ये समतल दर्पण है, अगर प्रकाश को हम ऐसे लंबवत करते हैं, ठीक है, तो ये करेगा। और लंबवत प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन होकर के ये फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। हम लोगों ने क्या किया था पहले, इससे पहले, कि अगर तिरछा लाइट दे रहे थे तो ये भी दर्पण से परावर्तन हुआ, तिरछा जा रही थी। लेकिन समतल दर्पण में और सीधा रखेंगे तो ये क्या होगा, इसका प्रतिबिंब उसी रास्ते में परावर्तित होकर लौट जाएगी। अब ये हो गया समतल दर्पण बना प्रतिबिंब। क्या क्या देखे हम लोग, तो आप एक बार रिकॉल उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है ठीक, हम लोगों ने देखा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अब देखते हैं गोलीय दर्पण में क्या होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखला गोले का भाग होता है। क्या होता है, खोखला गोले का भाग होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पेंट करके, रंजित करके उसको हम दर्पण बनाते हैं। तो इसमें 2 टाइप का होता है। इसमें क्या हो गया, 2 टाइप का हो गया। और कोई ये हो गया जैसे कि एक गोल खोखला गोला हो गया, और इसको काटेंगे तो 2 भाग में बट जाएगा। तो इसमें 2 टाइप का दर्पण हो जाता है। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अब ये दोनों क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उसको समझने के लिए सबसे सिंपल उपाय है कि हम लोग अपना एक हाथ खोलेंगे, ठीक है। एक हाथ खोलेंगे तो एक होता है धंसा हुआ, एक होता है उभरा हुआ, ठीक है। एक हो गया धंसा हुआ, एक हो गया उभरा हुआ। अगर उभरा हुआ ये है, उभरा हुआ हाथ को पेंट कर दे, ठीक है ना, तो परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, धंसा हुआ हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्स करेगा कहाँ से, यहाँ से। परावर्तक सतह मतलब धंसा हुआ हो गया। तो ऐसा को बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण बोलते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अब क्या हुआ दूसरा में, अगर अब इसको पेंट कर दे, ठीक है, अब क्या कर दे, धंसा हुआ को पेंट कर दे, तो अब परावर्तक सतह ये हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अपना एक हाथ निकाल के जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हम लोग देखा। तो अब बारी बारी से देखेंगे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कुछ हो गया गोलीय दर्पण में, जैसे कि पहला हो गया ध्रुव, कि ध्रुव क्या होता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे फोकस, कि फोकस क्या होता है। तीसरा देखेंगे वक्रता केंद्र। ये सब क्या होता है। तो इन सब चीजों को आइए देखते हैं विस्तार से क्या होता है ये। तो आइए कुछ बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो इसके लिए हम एक वृत्त बनाते हैं या एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। तो एक सर्किल है, तो इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि इसका क्या होगा, एक केंद्र होगा, ठीक है। एक क्या होगा,
केंद्र और ये क्या है, सर्किल के कोई भी एक पॉइंट को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या हो गया। तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग इसको अगर दर्पण बना दे तो क्या करें, इसको पेंट करके इसको हम लोग दर्पण बना सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा दर्पण हो गया, हम लोग क्या बताया था, इसका धंसा हुआ सतह, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। तो इधर से पेंट कर देंगे तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण बोल सकते हैं। तो इसका एक पॉइंट, मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव मानते हैं। ठीक है, अगर हम अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बीच के एक पॉइंट को हम लोग ध्रुव मानते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा को होगा। ठीक है ना, ये हो गया। और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, वक्रता केंद्र। तो वृत्त का जो क्या होगा, केंद्र होगा, उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया कि वक्रता केंद्र से वृत्त के किसी एक पॉइंट की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं तो इसके बीच का जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को इसको मिलाने वाले क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग फोकस के बारे में पढ़ेंगे, फोकस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि फोकस और फोकस दूरी क्या है। क्या है कि सारा अब आगे जो भी प्रतिबिंब बनाएंगे इसमें ये दोनों का बहुत जरूरी रोल अदा होता है। ठीक है, तो बात है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्रुव हो गया ये। अब एक क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब हमने क्या बोला था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलेंगे। मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलेंगे। अब फोकस ये बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोलेंगे फोकस। मैंने क्या बोला कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, या फिर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये बोल सकते हैं। क्योंकि समांतर बोलने का मतलब ये हुआ कि ये मतलब कहीं कटेगा नहीं, मतलब कि ये अनंत से आ रहा है। तो या तो ये बोला जाए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें या फिर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये हुआ तो परावर्तन होगा ये। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, ठीक है, मिल गई, तो जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में रियल में फोकस मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दर्पण से परावर्तन के बाद रियल में मिलती है, मतलब वास्तविक रूप से मिलती है, तो इसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस क्या बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको फोकस बोलेंगे। ठीक है, अब एक फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया, और ध्रुव, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। ये फोकस, ये दूरी और ये दूरी, इसको बोलेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलेंगे फोकस। ये तो हो गया उत्तल की बात, अवतल की बात हो गया। अब देखते हैं उत्तल में क्या होता है। तो अवतल हम लोग क्या बोले थे कि ये हो गया, इसको मतलब धंसा हुआ सतह को परावर्तित रंग देते हैं। अब क्या हुआ, ये हो गया ध्रुव, इधर होगा है ना, इधर होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। अब इसमें भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, तो ये दर्पण से ये ना वो इस तरीका से परावर्तित हो जाएगी। आई प्रकाश की किरणें और परावर्तित हो गई, आई प्रकाश की किरणें और ये परावर्तित हो गई। ये तो इधर कट नहीं रहा है, ये तो इधर मिलेगा नहीं,
तो इसको काल्पनिक रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये काल्पनिक रूप से ऐसा मिलता हुआ हमको प्रतीत होता है कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक फोकस होगा। तो हमारे उत्तल दर्पण में जो फोकस होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती है, वो आभासी होती है, ठीक है। तो ये हो गया फोकस हो गया, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका क्या आकृति कैसा होता है, उसका आभासी रियल होता है और क्या उल्टा होता है, जो भी है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आज जो भी हुआ है वो लोग आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, तब अगला क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है।